हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी एमिली डिकिंसन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और आज हमारी ये लास्ट वीडियो होगी एमिली डिकिंसन पर। इससे आगे के हम राइटर्स को कवर अप करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये जरूर बताइएगा। आई होप आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं और प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहिए। बाकी जितने भी राइटर्स बचे हैं उनको भी मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करती हूँ, उनके एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज लाइन्स कंटेन एलिट्रेशन। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सी लाइन ऐसी है जो एलिट्रेशन रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एलिट्रेशन हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानती हैं, एमिली डिकिंसन की जो पोएम है वाइल्ड नाइट्स, उसी से ये क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस वाइल्ड नाइट से हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर एलिट्रेशन बताना है। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें क्या मुख्यतः क्या विशेषता होती है एलिट्रेशन की, तो इसमें रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स देखा जाता है ना। ऑप्शंस है वाइल्ड नाइट्स, वाइल्ड नाइट्स फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है फ्यूटाइल द विंड्स। नेक्स्ट इज माइट आई बट मूव टुनाइट। नेक्स्ट इज डन विद द चार्ट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो जैसा कि हम कह ही रहे हैं कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिमिलर वर्ड ही रिपीट हो रहा है तो उसको हम एलिट्रेशन बोल देंगे। यहाँ पर साउंड पर फोकस किया जाता है, ठीक है। और साउंड से रिलेटेड अगर इसमें हम देखें तो मोर सुटेबल आंसर ये है, माइट आई बट मूव टुनाइट। ठीक है, ये साउंड सिमिलर है, प्लस टी का साउंड यहाँ भी है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second is, which of the following structural feature does Dickinson make frequent use of in the poem? तो कौन सा वो स्ट्रक्चरल फीचर है जिसको एमिली डिकिंसन ने फ्रीक्वेंटली यूज किया है अपनी पोएम्स में। ऑप्शंस है राइम रॉयल, डैशेस, फ्री वर्सेस, सिंगल वर्ड लाइन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है डैशेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डैशेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पोएम। पोएम का जो मोड है, ये मूड है, वो कौन सा वर्ड है जो बेस्टली डिस्क्राइब करता है बेस्ट तरीके से। ऑप्शन है जेलस, रिजर्व्ड, वोफुल या फिर टर्बुलेंट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है टर्बुलेंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर कौन सी पोएम की बात हो रही है, तो पोएम का भी नाम ध्यान रखना है, क्या है, वाइल्ड नाइट्स, वाइल्ड नाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज, whose dedication was erased from Dickinson's poems when they were first published। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एमिली डिकिंसन की जो पोएम्स थी जब वो पहली बार पब्लिश होती हैं तो किसकी डेडिकेशन को इरेज कर दिया गया था। ऑप्शन है लोइसा मे एल्कॉट, सुजैन गिलबर्ट, सिल्विया प्लाथ या फिर सैमुअल बोवल्स। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, सुजैन गिलबर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सुजैन गिलबर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द पोएम्स राइम स्कीम। तो पोएम की पर्टिकुलर राइम स्कीम क्या है। जैसे कि आप जानती हैं, ज्यादातर एमिली डिकिंसन ने अपनी पोएम्स में क्वार्टरेन का यूज किया है। अब यहाँ पे उस क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम क्या है ये पूछा गया है। क्वार्टरेन मतलब 4 लाइन स्टैंजास ज्यादातर एमिली डिकिंसन ने यूज किए हैं, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, इस पर्टिकुलर पोएम, कौन सी पोएम, वाइल्ड नाइट्स की, तो इसमें जो राइमिंग स्कीम बनती है वो है ABCB। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ABCB। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6 is, who published Dickinson's, just a minute, yes,
हु पब्लिश डिकिंसन्स पोएम्स आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद में एमिली डिकिंसन की कौन उनकी पोएम्स को पब्लिश करता है? ऑप्शन है मैबल लोमीज, टोड एंड टी.डब्ल्यू. हिगिंसन, या फिर नेथेनियल हॉथॉर्न एंड हर्मन मेलविल, या फिर राल्फ वॉल्डो इमर्सन एंड हेनरी डेविड थॉरियो. नेक्स्ट इज लाविनिया डिकिंसन एंड सुजैन गिलबर्ट. यू कैन इजीली आंसर इट. आप जानते ही हैं कि एमिली की डेथ के बाद इनकी पोएम्स को डिस्कवर किसने किया था? यस, राइट आंसर इज लाविनिया डिकिंसन. ओके, लाविनिया डिकिंसन और सुजैन गिलबर्ट मिलकर इन्हें पब्लिश कराते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Seventh is, what image does Dickinson use to imagine the union of the speaker and their love interest? तो किस प्रकार की इमेजरी या कौन सी इमेज डिकिंसन यूज करती हैं किस चीज में? इमेजिन करने में यूनियन ऑफ द स्पीकर एंड देयर लव इंटरेस्ट. पोएम के स्पीकर और उसके लव इंटरेस्ट के यूनियन के लिए. ऑप्शन है वेव्स ऑन अ शोर लाइन, a bee flying to a flower, a ship coming to port, a bird returning to its nest. सोचिए, आंसर कीजिए. यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? यस, द करेक्ट आंसर इज अ शिप कमिंग टू पोर्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ शिप कमिंग टू पोर्ट. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ डज द स्पीकर कैरेक्टराइज देयर अफेक्शन? स्पीकर, जो स्पीकर है इस पर्टिकुलर पोएम की, वो अपने अफेक्शन को किस तरीके से कैरेक्टराइज करती हैं? ऑप्शन है अलूफ एंड फिकल, अनवेवरिंग एंड डल, स्टॉर्मी एंड अर्जेंट, सीरीन एंड कॉम्प्लेसेंट. What should be the right answer? स्पीकर और लवर का, उनके लवर का जो अफेक्शन है उसको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है पोएम में? तो इसे कैरेक्टराइज किया गया है स्टॉर्मी एंड अर्जेंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्टॉर्मी एंड अर्जेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9. Question number 9 is, when was the first edition of Dickinson's complete work published? तो एमिली डिकिंसन का जो पोएटिक कलेक्शन था उसका पहला एडिशन कब पब्लिश होता है? उनके कंप्लीट वर्क का पहला एडिशन कब पब्लिश्ड होता है? ऑप्शंस है 1971, 1955, 1891 या फिर 1868. यस, सोचिए और आंसर कीजिए. What should be the correct answer? The right answer is 1955. ठीक है, ध्यान में रखना है 1955 में एमिली डिकिंसन के कंप्लीट वर्क्स का पहला एडिशन पब्लिश होता है. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द वाइल्ड नाइट्स रेफरेंस्ड इन द टाइटल? टाइटल में जो वाइल्ड नाइट दिया गया है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं स्पीकर, करती हैं स्पीकर? ऑप्शन है एज समथिंग कॉन्टिन्यूअस टू बी स्कर्टेड अराउंड, as something luxurious to be shared, as something shameful to be hidden, as something dangerous to be avoided. Yes, what should be the right answer? यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एज समथिंग लग्जीरियस टू बी शेयर्ड. ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड नाइट से इनका जो मीनिंग है, ये जो डिस्क्राइब करना चाहती हैं वो है एज समथिंग लग्जरियस टू बी शेयर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी स्टेंजाज डज द पोएम कंटेन? इस पोएम में कितने टोटल स्टेंजाज हैं? ऑप्शन है 4, 3, 12, 5। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम? यस, देर आर टोटल 3 स्टेंजाज। और स्टेंजाज में भी कितनी लाइन है? 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइन के 3 स्टेंजाज हैं। ओके, तो ये तो सोनेट से भी छोटी पोएम है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट काइंड ऑफ स्टेंजाज इज द पोएम मेड अप ऑफ? किस तरीके के स्टेंजाज का यूज हुआ है पोएम में? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको, आप इजीली आंसर कर लोगे इसका। कपलेट्स हैं, मोनोस्टेजेस हैं, क्वाट्रेन हैं, या फिर ऑक्टेव्स हैं? यस, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर इज क्वाट्रेन्स। ठीक है, 4 लाइन स्टेंजास को हम बोलते हैं क्वाट्रेन, तो क्वाट्रेन्स हैं इस पे पोएम में। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 इज व्हाट डज द लाइन रोइंग इन ईडन रेफरेंस? रोइंग इन ईडन, ये लाइन में दिया गया एक फ्रेज है, ये क्या रेफरेंस कर रहा है? ऑप्शंस है द बिब्लिकल गार्डन ऑफ ईडन, ईडन मैरीलैंड, या फिर नोबल ईस्ट ऑफ ईडन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंथनी एडन। किस चीज के बारे में ये ईडन जो वर्ड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रोइंग इन ईडन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो ईडन की बात करी गई है वो ईडन गार्डन की बात की गई है। ठीक है, जिसका जिक्र आपने किसमें सुना होगा? पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, जॉन मिल्टन के। तो ईडन गार्डन की यहाँ पर चर्चा हो रही है, द बिब्लिकल गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द बिब्लिकल गार्डन ऑफ ईडन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हु इज द पोएम एड्रेस्ड टू? तो ये पोएम किसको एड्रेस की गई है? ऑप्शन है लाविनिया डिकिंसन, द स्पीकर्स बिलव्ड, या फिर द स्पीकर्स मदर सैमुअल वोबल्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका मतलब स्पीकर क्या है? मेल है, और बिलव्ड मतलब उसकी एक तरीके से प्रेमिका। लाविनिया डिकिंसन को एड्रेस करती है, स्पीकर्स बिलव्ड है, बिलव्ड को एड्रेस करती है, स्पीकर्स मदर को, या फिर सैमुअल वोबल्स को। यहां पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? यस, द स्पीकर्स बिलव्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डज द वर्ड पोर्ट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम? पोएम के कंटेक्स्ट में ये जो वर्ड आया ना पोर्ट, यहाँ पर टी है। ठीक है, पोर्ट, तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है अ लाइट हाउस, अ विंडो ऑन अ शिप, अ हार्बर और डॉक, या फिर अ कंपास। पोर्ट तो आप समझते ही हो। ठीक है, जैसे पोर्ट किसे कहेंगे? बंदरगाह टाइप को बोल लीजिए। लेकिन पोएम के कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे सी पोर्ट की बात हो रही है, नॉट एयरपोर्ट। ओके, पोर्ट का मीनिंग क्या हो गया? अ हार्बर और अ डॉक। ठीक है, डॉक यार्ड बोलते हैं जैसे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ हार्बर और डॉक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ डज द स्पीकर इमेजिन फीलिंग ड्यूरिंग देयर क्वेस्ट? तो स्पीकर जो है वो कैसे इमेजिन करता है फीलिंग्स को ड्यूरिंग देयर क्वेस्ट? ऑप्शन है फ्राइटेंड एंड डिसऑर्डेड, unstoppable and determined, cautious and concerned, wavering and uncertain. बताइए what should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए।
इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अनस्टॉपेबल एंड डिटरमाइन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अपने क्वेस्ट को वो इस तरीके से इमेजिन करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 17. How does the word tonight function in the last stanza? तो लास्ट स्टेंजा में एक वर्ड आ रहा है टूनाइट, तो वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है या उसका क्या विशेषता है इस पर्टिकुलर पोएम में? ऑप्शन है एज एन आयरोनिक असाइड, एज अ जोक, एज अ ग्रीन फोर शेडोइंग, या फिर एज अ पैशनेट इंटरजेक्शन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अभी ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चंस कहां से हैं? उसी पोएम से, वाइल्ड नाइट। सोचिए, आंसर कीजिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? यस, एज अ पैशनेट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के रूप में यूज हुआ है टू नाइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 18 इज द लाइन्स futile the winds to a hurt in port are an example of which of the following? ये किस चीज का एग्जाम्पल है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का? लाइन को ध्यान से पढ़ना है। लाइन है फ्यूटल द विंड्स टू अ हर्ट इन पोर्ट। ऑप्शन है सिमली, सिमली तो हो ही नहीं सकती, इसमें एज और लाइक होना चाहिए था। सिनगडकी, जुगमा, हाइपरबोली। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस लाइन में ना चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, फ्यूटिल द विंड्स टू अ हर्ट ऑफ पोर्ट, हर्ट इन पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होती है हाइपरबोली। ठीक है, हाइपरबोल बोल लीजिए, हाइपरबोली बोल लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, 19 is when was the first volume of Dickinson's poetry published? तो एमिली डिकिंसन की पोइट्री का फर्स्ट वॉल्यूम कब पब्लिश होता है? वहां पर कंप्लीट वर्क का फर्स्ट एडिशन पूछा गया था, जहां पर हमने 55 लगाया था आंसर, 1955। अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज हर पोइट्रीज 1889, 1868, 1861 या फिर 1890? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। The right answer is 1890. Option number D is the correct answer. Okay. Moving to the next. Question number 20. Which of the following stylistic element was Dickinson not prominently known for? तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा वो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट है जिसके लिए एमिली डिकिंसन को नहीं जाना जाता है या फिर वो उसका यूज ही नहीं करती हैं। ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डैशेस, स्लैंट प्राइम। तो ये दोनों तो वो यूज करती हैं, इनको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। अभी बाकी दो ऑप्शंस में से सोच के बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, कैपिटलाइजेशन या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या हो सकता है राइट आंसर? द राइट आंसर इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका यूज इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 21. हाउ डज द पोएम कॉन्फिगर इट्स आइडिया ऑफ रोमांस? Options are as something inseparable from wildness and tumult, as something polite and inoffensive, as something simple and comfortable, as something uncomfortable and frightening. Yes, what should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए।
पोएम किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रही है अपने आइडिया को, रोमांस को लेकर आइडिया जो है। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है एज समथिंग इंस्पिरेबल फ्रॉम वाइल्डनेस एंड ट्यूमुलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 is what is the main subject of the poem? पोएम का मेन सब्जेक्ट क्या है? A blade of grass, a robot, a bird, a worm। यहां से देखिए पोएम दूसरी स्टार्ट हो गई है और इस पोएम का नाम है A bird came down the walk। ध्यान रखना है, पोएम का नाम क्या है? A bird came down the walk। ठीक है, A bird came down the walk। तो इसमें ये पोएम की शुरुआत हो रही है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। पोएम का मेन सब्जेक्ट या मेन थीम क्या है? अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अ रोबोट, अ बर्ड, अ वर्म। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यस, अ बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेन थीम ही बर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट काइंड ऑफ स्टेंजास डज द पोएम कंटेन। किस तरीके के स्टेंजास पोएम में हैं? सिस्टेट्स, क्वार्टरिन्स, ऑक्टेव्स, मोनोस्टिचेस। यस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एमिली डिकिंसन का स्टाइल ही किस तरीके का है। पोएम वो कैसे लिखती हैं ज्यादातर? क्वार्टेन स्टेंजाज, ओ सॉरी, हाँ क्वार्टेन स्टेंजाज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 लाइन स्टेंजाज, इसमें भी इन्होंने 4 लाइन स्टेंजा ही यूज किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। 24th is which of the following is not a stylistic feature of the poem। पोएम का स्टाइलिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? इसी पोएम की बात हो रही है। पोएम का नाम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। ऑप्शन है अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन, स्लैंट राइम, डैशेस, अनयूजुअल टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पोएम का नहीं है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनयूजुअल टेक्स्ट अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अनयूजुअल टेक्स्ट अलाइनमेंट ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन है, स्लैंट राइम है, डैशेस है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। 25, क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम। तो इस पोएम की, पोएम कौन सी? अ बर्ड केम डाउन द वॉक। इस पोएम की टोन कैसी है? ऑप्शन है प्लकी एंड डिटरमाइंड, डिप्रेस्ड एंड सोम्बर, कॉशियस एंड क्यूरियस, whimsical and bright। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। What type of tone has been used by the poetess? Plucky and determined, depressed and somber, cautious and curious, whimsical and bright। Yes, the right answer is cautious and curious। ये इस पोएम की टोन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 26 is how many stanzas does the poem have। पोएम में टोटल कितने स्टेंजाज हैं? 7, 2, 5, 10। जैसे अपने वाइल्ड नाइट में देखे थे केवल 3 स्टेंजाज थे 4 लाइन के, 12 लाइन की वो छोटी सी एक पोएम थी। अब यहाँ पर टोटल कितने स्टेंजाज हैं? एक स्टेंजा 4 लाइन का, ये तो आपको पता ही है, क्वार्टरेन का यूज किया है ना। टोटल कितने स्टेंजाज हैं? तो यहाँ पर आपके 5 स्टेंजाज हैं। ओके, 5। तो टोटल लाइन कितनी बनती है आपकी? 20 लाइन की ये पोएम है। लाइन भी पूछ सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 5 लाइन स्टेंजा। मूविंग टू द नेक्स्ट। 27, व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड। ये पोएम पब्लिश कब होती है? ऑप्शंस हैं 1861, 1898, 1891, 1918। What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 1891। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1891 में ये पब्लिश होती है पोएम। पोएम का नाम ध्यान रखते चलना है, क्या है? द बर्ड केम डाउन द वॉक। 28 इज व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? पोएम की सेटिंग कहाँ की है या कौन से एरिया की बात की गई है? ऑप्शंस हैं द कंट्री साइड, likely a grassy field, the main woods, Cape Cod, a frozen lake. Yes, what should be the right answer? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द कंट्री साइड, लाइकली अ ग्रासी फील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29। What is the bird eating in first stanza? फर्स्ट स्टेंजा में आप देखते हो वर्ड कुछ खा रही है, तो वो क्या खा रही थी? ऑप्शन है अ बटरफ्लाई, अ बीटल, अ सीड्स या फिर अ वर्म। क्या हो सकता है राइट आंसर? बटरफ्लाई, बीटल, सीड्स, वर्म। द करेक्ट आंसर इज अ वर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30। Which of the following actions does not complicate the speaker's portrait of the bird? Options हैं drinking dew from a blade of grass, clearing out of the path of a beetle, flying home, staring at her. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पीकर का जो पोर्ट्रेट है, बर्ड का जो पोर्ट्रेट बना रहा है वो, उसमें कौन सी चीज है जो कॉम्प्लिकेट नहीं करती है? कौन सा एक्शन है जो कॉम्प्लिकेट नहीं करता है? ड्रिंकिंग ड्यू फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, क्लियरिंग आउट ऑफ द पाथ ऑफ अ बीटल, फ्लाइंग होम या फिर स्टेयरिंग एट हर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? स्टेयरिंग एट हर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक स्प्रेड करना है इस वीडियो को। और साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अपने एग्जाम की तैयारी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की ऐसे टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एंड मोमेंट पे ऐसा नहीं है कि हम डिटेल में पूरा सिलेबस को रीड आउट करें, पर हाँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।